हेलो एंड वेलकम टू ऑल। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम करेंगे 26 और 27 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। अपने वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक के किसी भी वीडियो से अगर आपको ज़रा भी फ़ायदा पहुंच रहा हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे लर्निंग बुक की फैमिली और स्ट्रांग हो और हम आपके लिए और भी अधिक नॉलेजेबल वीडियो लेकर आ सकें। आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, उस संस्था का नाम बताइए जो कोविड-19 के मद्देनज़र प्लाज्मा अनुसंधान करने के लिए देश में पहला है। मतलब ये इस संस्था ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ एक समझौता किया है कि प्लाज्मा थेरेपी जो है उस पे हम रिसर्च करेंगे। प्लाज्मा थेरेपी के अभी हाल के ही दिनों में कोविड-19 पेशेंट को ठीक करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि इससे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि जो पेशेंट इन्फेक्शन से रिकवर होकर एक स्वस्थ पेशेंट हो जाता है तो फिर 14 दिन उसका वेट करते हैं और उसके ब्लड से प्लाज्मा को निकाल लेते हैं। हमारे बॉडी का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, यानी कि वो व्यक्ति जो स्वस्थ हो चुका है और 14 दिन को स्वस्थ होने के बाद 14 दिन बिता चुका है, उसके ब्लड का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उससे प्लाज्मा को निकालकर उसमें से एंटीबॉडी निकाली जाती है और फिर उस एंटीबॉडी को हम उस पेशेंट में डालते हैं, उस पेशेंट के ब्लड में डाल देते हैं जो कि इन्फेक्टेड है और उसका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर है। तो ये एंटीबॉडी सेम बीमारी के लिए बनी हुई है, तो काफ़ी हद तक उस पेशेंट को भी ठीक करने में ये मदद कर रही है और यही प्लाज्मा थेरेपी है। प्लाज्मा थेरेपी पे एक वीडियो लर्निंग बुक पे है जिसे आप जाके देख भी सकते हैं। तो इसके लिए किसने समझौता किया है आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से? ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, जो कि गुजरात का है। प्लाज्मा पे रिसर्च और स्टडी करने वाला यह देश का पहला अधिकृत केंद्र बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है। देखिए, ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी का उपयोग शुरू किया है। क्या है ये? इसमें इस ओपीडी में मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श और सामान्य स्वास्थ्य सलाह लोगों को प्रदान की जाएगी, क्योंकि अभी लॉकडाउन की कंडीशन चल रही है और लोगों को घर से बाहर निकलने का मना किया गया है। ऐसे में क्या है, लोगों को अगर कोई बीमारी हो रही है, मतलब एक बीमारी तो अपना कोविड-19 है जिसका इन्फेक्शन हो रहा है तो लोग क्वारंटाइन किए जा रहे हैं, वो अलग चीज़ है। इसके अलावा कोई और बीमारी, सामान्य बीमारी हो रही है तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी शुरू की है, जिसमें कि ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा फ्री में दी जा रही है सरकार की तरफ से। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम के तीसरे संस्करण योजना को मंजूरी दी। सुजलाम सुफलाम गुजरात सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जल संरक्षण योजना है, जिसे गुजरात सरकार द्वारा 2018 में चलाया गया था। यानी 2018 में इसका पहला संस्करण था, 2019 फरवरी में इसका दूसरा संस्करण था और अभी तीसरा संस्करण इसका लॉन्च किया गया है। इन तीनों ही संस्करण में जल संचय से संबंधित है। इसमें जल का संचय, जल को कैसे संरक्षण किया जाए, जल को कैसे बचाया जाए, उसको मंजूरी मिली है। तो तीसरे संस्करण में क्या कर रहे हैं, गुजरात में जितने भी तालाब और आपके नदियां हैं इन सबको गहरा किया जा रहा है, ताकि अभी बारिश का सीजन आने वाला है तो अधिक से अधिक जल उसमें संचय किया जा सके। सुजलाम सुफलाम का तीसरा संस्करण को जो मंजूरी मिली है, ये कहाँ का है? सुजलाम सुफलाम योजना ये गुजरात सरकार की योजना है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संगठन का नाम बताइए जिसने खाद्य संकटों पर चौथी बार वैश्विक रिपोर्ट GRFC 2020 जारी की है, जिसका शीर्षक है 2020 तक बेहतर निर्णय के लिए खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा 2020 तक बेहतर निर्णय के लिए खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट शीर्षक जारी किया गया है। इसी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी के वजह से भूख का सामना करने वालों की संख्या विश्व में दोगुनी हो सकती है। मतलब जितने लोग
कोरोना से पहले भूख का सामना कर रहे थे, तेज भूख का सामना कर रहे थे, उनसे दुगने लोग भूख का सामना कर सकते हैं। अभी आप देख ही रहे हैं कि कई सारी गवर्नमेंट हमारी इस तरीके की योजनाएं चला रही हैं कि कोई भूखा ना रह जाए। इसका यही वजह है कि काफ़ी लोग जो लॉकडाउन में फंस गए हैं उनको भूख की वजह से उनकी मौत ना हो सके। तो जो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस यानी GRFC है, इसने इसको जारी किया है। ये विश्व खाद्य कार्यक्रम की रिपोर्ट है। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संगठन है जिसने खाद्य संकटों पर चौथी वैश्विक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट का शीर्षक है 2020 तक बेहतर निर्णय के लिए खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट। इसके अनुसार कोरोना वायरस की वजह से भूख में मरने वालों का सामना करने मतलब कि भूख का सामना करने वालों की संख्या दोगुनी हो सकती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प न्याय संगत, कुशल और समय पर किसी भी मतदान के बिना कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए विकसित भविष्य के किसी भी टीके के लिए उपयोग को अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया। हुआ है क्या कि देखिए, संयुक्त राष्ट्र का ये कहना है, संयुक्त राष्ट्र और WHO दोनों का ये कहना है कि भविष्य में जब भी कोविड-19 का कोई टीका बनता है तो हम उसको न्याय संगत तरीके से जल्द मार्केट में उतारने के लिए, जिससे कि मतलब मार्केट में जल्द ही आ जाए, कोई भी कंट्री वो टीका बना रही है वो मार्केट में बहुत ही जल्द आ जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे? वोटिंग नहीं कराएंगे। और संयुक्त राष्ट्र का क्या प्रचलन है कि कोई चीज़ बाजार में पूरे विश्व के लिए अगर उतारी जाती है तो उसके लिए विश्व के जो देश हैं उनसे वोटिंग कराई जाती है कि इसको उतारा जाए या ना उतारा जाए। लेकिन इस महामारी से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र और WHO का मानना है कि ये बिना मतलब मतदान के बिना ही कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए विकसित टीके को भविष्य में उपयोग में लाने के लिए मार्केट में उतार दिया जाएगा। हालांकि WHO को इस तरह के संकल्प के लिए जो है बहुत सारी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है कि क्योंकि बहुत सारे देश इस पे तैयार नहीं है कि बिना मतदान के कोविड-19 के खिलाफ कोई भी टीका बाजार में भविष्य में उतारा जाए। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? समझ में आया होगा आपको कि बहुत सारे देश जो नहीं तैयार हैं वो WHO और संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ जो है आलोचना भी कर रहे हैं, और इस समय संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे वैज्ञानिक वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है PV सिंधु को। PV सिंधु को वर्ल्ड फेडरेशन के जागरूकता अभियान के लिए नामित किया गया है ब्रांड एम्बेसडर। वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। तो IM बैडमिंटन जो अभियान है इसमें क्या है कि जागरूकता अभियान है ये, इसकी ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया है। पिछले क्वेश्चन में कुछ और फैक्ट्स को देख लेते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके चेयरमैन एंटोनियो गुटेरेस हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, इसके चेयरमैन एंटोनियो गुटेरेस हैं। जबकि WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके डायरेक्टर टेड्रोस एधेनोम है। तो WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसके डायरेक्टर टेड्रोस एधेनोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? ये हैं आपके राकेश शर्मा, ये बजाज ऑटो के निदेशक हैं। इनकी नियुक्ति 2 वर्षों के लिए की गई है। राकेश शर्मा से पहले जोहान्स लोमन इसके जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के अध्यक्ष थे। और ये कौन है? लोहास लोमन जो राकेश शर्मा के पहले थे, ये एस्ट्रस होंडा मोटर जो है इंडोनेशिया की एक कंपनी है उसके प्रेसिडेंट हैं। तो जोहान्स लोमन को रिप्लेस किया है किसने? राकेश शर्मा ने। राकेश शर्मा जो है बजाज ऑटो के निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने अपनी पुस्तक मिडनाइट इन चेरनोबिल
द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2020 जीता है। विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2020 जीतने वाले हैं आपके एडम हिगेनबॉटम। सी ऑप्शन, एडम हिगेनबॉटम ने अपनी पुस्तक, अपने बुक मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए जो पुरस्कार जीता है, ई कोल्बी पुरस्कार को जीता है। ये स्टोरी जो चेरनोबिल है वहाँ के परमाणु संयंत्र में लगी आग से संबंधित है। इसमें 9 दिनों तक लगातार आग जलती रही थी और ये अब तक का सबसे बड़ा डिजास्टर रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। और रेडियो एक्टिविटी की वजह से ये आग लगी तो काफ़ी दिनों तक जलती रही थी और उसका प्रभाव अभी कुछ साल पहले तक देखा गया है। मतलब कि सन 2011 तक चेरनोबिल में टूरिस्टों के लिए बंद कर दिया गया था। 2011 में उसे रीओपन किया गया है चेरनोबिल को। तो सोचिए कब ये आग लगी, 1986 में, और फिर 2011 में इसको ओपन किया गया क्योंकि वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी का प्रभाव अभी तक चला आ रहा था। अब जाके 2011 में उसे समाप्त माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 कृषि मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। उस देश का नाम बताइए जो G20 राष्ट्रों का अस्थायी अतिथि आमंत्रित है। ये अस्थायी अतिथि जो है G20 देशों का, ये स्पेन है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्य सुरक्षा और पोषण पर कोविड-19 प्रभावों के मुद्दे को संबोधित करने के लिए G20 कृषि मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था। G20 क्या है? G20 20 देशों का एक समूह है और इसका अस्थायी अतिथि स्पेन है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की नियुक्ति समिति ने राज्यों के जीडीपी और अन्य अनुमानों के लिए डेटा एकत्र करने और संकलित करने के लिए तरीकों को पुनर्गठन का सुझाव दिया है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो इस समिति का प्रमुख रहा। देखिए, रविंद्र एच ढोलकिया इस 13 सदस्यीय समिति के प्रमुख थे। रविंद्र एच ढोलकिया ये IIM अहमदाबाद के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। है क्या कि केंद्र सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, इसने 13 सदस्यीय एक समिति बनाई और उसका क्या काम था कि जो राज्यों का सकल घरेलू यानी राज्यों की जो अपनी GDP है उनका अनुमान लगाएं और उनसे डेटा एकत्रित करके एक पुनर्गठन करने का है, जिससे कि राज्य और केंद्र के बीच जो बंटवारा हो सके वो समान रूप से हो सके। इसके लिए 13 सदस्यीय जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे रविंद्र एच ढोलकिया, जो कि IIM अहमदाबाद के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 देशों के बीच पेरिस स्थित रिपोर्टर्स सेंट फ्रंटियर द्वारा संकलित वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में नॉर्वे शीर्ष पर रहा। सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? देखिए, सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो है आपकी 142 और इस सूची में नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क क्रमशः शीर्ष 3 स्थानों पे हैं। वर्ष 2019 में भारत की रैंक 144 थी और वर्ष 2019 का जो रैंक था वो 2018 के प्रदर्शन के अनुसार होता है और जो 2020 की रैंक है ये 2019 के प्रदर्शन के अनुसार हुआ और 2 रैंक की सुधार देखी जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2019 में भारत में किसी भी पत्रकार की हत्या नहीं हुई है। ये रैंक दर्शाता है, भारत की रैंक इसमें बहुत ही खराब मानी जाएगी। ये रैंक ये दर्शाती है कि किसी देश में प्रेस को कितनी आज़ादी है सरकारों से, प्रेस में कितना हस्तक्षेप है सरकार का, देश के पत्रकार कितने आज़ाद हैं, देश के पत्रकारों को कितनी सुविधा है। तो इसमें भारत की रैंक इस बार 142 है, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2020 में भारत की रैंक 142 है, जबकि 2019 में ये रैंक भारत की कितनी थी? 144 थी। और भारत में प्रेस की स्थिति, प्रेस फ्रीडम की स्थिति को अच्छा नहीं माना जा सकता। ये टोटल 180 देशों में 142 रैंक है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय 2019 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में बिजली के उत्पादन के मामले में भारत की रैंक क्या है? देखिए, दुनिया में बिजली के उत्पादन मामले में भारत की रैंक 3री है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार भारत दुनिया में
बिजली उत्पादन में तीसरे स्थान पे है। हमारे विद्युत नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं राजकुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस टेक दिग्गज कंपनी का नाम बताइए जिसने 43,574 करोड़ रुपए दूर में रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। देखिए ये फेसबुक जो है, फेसबुक ने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है, जो अब तक की भारत में दूरसंचार के क्षेत्र में सबसे बड़ा एफडीआई है। मतलब कि फेसबुक आपकी कहाँ की कंपनी है, ये यूएस की कंपनी है और इसने रिलायंस जियो जो भारतीय कंपनी है उसमें खरीदा है, तो इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ये अब तक की सबसे बड़ी दूरसंचार के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा एफडीआई है जो कि फेसबुक ने रिलायंस जियो के साथ करार किया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि फेसबुक ने रिलायंस जियो के 9.9% हिस्सेदारी को हासिल की है और फेसबुक आपके यूएसए की है। फेसबुक से हम सभी परिचित हैं, ये अमेरिकन कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर निगम ने होम क्वारंटाइन किए गए लोगों को ट्रैक करने के लिए संयम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? देखिए पुणे नगर निगम ने विदेश से यात्रा करके लौटे लोगों को पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए संयम ऐप को लॉन्च किया है। कोविड-19 के प्रभाव की वजह से विदेश से यात्रा करके लौटे लोगों और उनके संपर्क में आए हुए लोगों को 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहना पड़ रहा है और उनकी एक प्रभावी निगरानी हो सके, इस वजह से पुणे नगर निगम ने संयम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत प्रौद्योगिकी विभाग बोर्ड ने कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट के उत्पादन के लिए किस कंपनी को फंड स्वीकृत किया है? देखिए जिस कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रौद्योगिकी विभाग बोर्ड ने फंड स्वीकृत किया है वो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन है। ये कहाँ पे की है? ये पुणे की लैब है, पूना में ये लैब है और इसे वित्तीय सहायता की मंजूरी मिली है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के तहत, प्रौद्योगिकी विभाग बोर्ड ने इसे दी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस जो कि पुणे की है उसे फंड की स्वीकृति मिली है कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय संस्था का नाम बताइए जिसने चुंबकीय रैम विकसित की है। रैम RAM यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर जिन्होंने पढ़ा होगा वो सब जानते होंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो उच्च डेटा भंडारण और तेज संगणना को सक्षम बनाता है। देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, ये चुंबकीय रैम जो विकसित किया है ये IIT मंडी है। IIT मंडी हिमाचल प्रदेश में है। जब हम कीबोर्ड से कोई डेटा इंटर करते हैं कंप्यूटर में तो उसकी प्रोसेसिंग कितनी तेज हो ये रैम पर डिपेंड करता है। मतलब हमने कीबोर्ड से डाटा को इंटर किया, अब वो कितना जल्दी हमको उसका रिजल्ट आता है ये रैम पर निर्भर करता है। और ये जो चुंबकीय रैम है ये उच्च डेटा भंडारण और तेज संगणना की क्षमता रखता है। तो ये चुंबकीय रैम जो आपका नॉर्मल रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी उससे कहीं ज़्यादा एडवांस रैम होगा और इसे विकसित किया है IIT मंडी ने जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटिव का विकास किस भारतीय राज्य में किया गया है जो पारिस्थितिकी में तितली और इसके आयात के बारे में जागरूकता पैदा करता है? पारिस्थितिकी में, इस इन्वायरमेंट में तितलियों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने का जो टिपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटिव का विकास है इसे किस राज्य ने किया है? इसे तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली में विकसित किया गया है। टिपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटिव का विकास तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तमिलनाडु ने इयोमैन बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई भी डिक्लेयर किया है। तमिलनाडु ने इयोमैन बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई भी डिक्लेयर किया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी काफ़ी पहले कर दिया है ये YEOMAN इयोमैन बटरफ्लाई, जिसे तमिलनाडु ने स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है। और तमिलनाडु ने ही टिपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटिव का विकास किया है। विकास कर रहे हैं कहाँ पे? ये तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली में। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है पारिस्थितिकी में तितली और इसके आयात के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिन डिच
जिनका हाल ही में निधन हो गया वो निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय कार्टून के निर्देशक थे। देखिए यूजिन डिच जिनका हाल ही में निधन हुआ है ये लोकप्रिय कार्टून टॉम एंड जेरी के निर्देशक थे और इन्हें ऑस्कर भी पुरस्कार मिला था। इन्होंने टॉम जेरी के साथ ही साथ पोपी द सेलर, यूनरो, टॉम टेरिफिक और आदि कार्टूनों का निर्देशन किया है। तो यूजिन डिच टॉम जेरी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है इसलिए ऑप्शन में टॉम जेरी ही रखा गया, जबकि टॉम जेरी के अलावा इन्होंने पोपी द सेलर, मुनरो, टॉम टेरिफिक और एनिमेटेड कार्टून, कई सारे एनिमेटेड कार्टूनों का निर्देशन इन्होंने किया है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। यूजिन डिच टॉम एंड जेरी से संबंधित हैं जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस के लिए इस वर्ष का थीम क्या था। देखिए पृथ्वी दिवस ये क्वेश्चन शायद पहले कराया जा चुका है कि पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी क्लाइमेट एक्शन। पृथ्वी दिवस के इस वर्ष की थीम क्या थी? क्लाइमेट एक्शन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपचार के नैदानिक परीक्षण के लिए आईसीएमआर अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य का नाम बताइए। देखिए केरल पहला भारतीय राज्य है, जबकि पहला संस्थान जो पूछा गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात वाला है, जिसे प्लाज्मा थेरेपी पे रिसर्च करने के लिए आईसीएमआर ने अनुमति दी है। जबकि पहले राज्य कौन सा, ये आपका अप्रैल माह के सेकेंड वीक का क्वेश्चन है कि कौन से राज्य को अनुमति प्रदान की गई है नैदानिक परीक्षण के लिए, तो वो केरल था। आईसीएमआर ने जो केरल में एक श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तिरुवनंतपुरम का है और इसे ही सबसे पहले अनुमति दी गई थी। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक इंस्टीट्यूट है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसी को आईसीएमआर ने सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी के नैदानिक परीक्षण के लिए अनुमति दी थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन, यानी कि केरल ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पूछा जाएगा कि कौन सा संस्थान है जिसे आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी पे रिसर्च करने की अनुमति दी है, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात का संस्थान है। आज का शायद पहला क्वेश्चन वही था, तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर किस संस्थान को दिया गया रिसर्च करने के लिए, तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि अभी हाल में ही कल दिया गया है इस संस्थान को रिसर्च करने के लिए अनुमति आईसीएमआर ने दी है। जबकि प्लाज्मा थेरेपी उपचार के लिए केरल को अप्रैल के सेकेंड वीक में ही जो है अनुमति दी गई थी नैदानिक परीक्षण के लिए, इसलिए ये भारत का पहला राज्य है जिसे प्लाज्मा थेरेपी उपचार के लिए नैदानिक परीक्षण का आईसीएमआर ने अनुमोदन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने विभिन्न भारतीय राज्यों के ग्राउंड जीरो पर ब्रेक द कोरोना चेन अभियान आयोजित किया? देखिए विभिन्न भारतीय राज्यों के ग्राउंड जीरो पर ब्रेक द कोरोना चेन अभियान आयोजित करने वाला जो संगठन है वो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी इफ्को ने ब्रेक द कोरोना चेन अभियान आयोजित किया था। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी ने ब्रेक द कोरोना चेन भारतीय राज्यों के ग्राउंड जीरो पर, मतलब कि कई सारे भारतीय राज्यों में एक साथ इसका आयोजन किसने किया था? ब्रेक द कोरोना चेन भारतीय किसान उर्वरक सहकारी ने। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए हेल्प एंड हंगर टुडे थीम के साथ फूड बैंक पहल शुरू की है। मणिपुर ने कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा न रहे, इसलिए जो है हेल्प एंड हंगर टुडे थीम के साथ फूड बैंक की शुरुआत की है। हेल्प एंड हंगर टुडे थीम के साथ फूड बैंक की शुरुआत मणिपुर ने की है। हालांकि पूरे देश के प्रत्येक राज्यों ने अलग अलग नाम से कोविड-19 के दौरान कोई भूखा न रहे, इसलिए अलग अलग नामों से पूरे देश के प्रत्येक राज्य ने जो है इस तरह की पहल शुरू की है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हेल्प एंड हंगर टुडे है, तो ये आपका मणिपुर ने शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के साथ पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक
ने कोविड-19 के बीच कच्चे तेलों के उत्पादन को कम करने पर सहमति व्यक्त की है। देखिए, ओपेक देशों के साथ जब रूस ऐड होता है तो उसे ओपेक प्लस बोल देते हैं। ओपेक है क्या? ये आपका है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी। ये 13 देशों का समूह है जो पूरे विश्व को तेल का निर्यात करते हैं, मतलब कच्चे तेल का निर्यात ये 13 देश करते हैं, जो कि एक संगठन है इनका, इसे ओपेक कहते हैं। और इसमें जब रूस शामिल हो जाता है तो इसे क्या बोल देते हैं? ओपेक प्लस कह देते हैं। तो ओपेक और रूस ने कच्चे तेल के उत्पादन को कम करने पर सहमति व्यक्त की है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय कच्चे तेल का मान जो है, कच्चे तेल की मांग जो है वो पूरे विश्व में कम हो गई। लॉकडाउन की वजह से गाड़ियां वगैरह चल नहीं रही हैं तो पेट्रोल की मांग कम हुई, तो पूरे विश्व से में कच्चे तेल की मांग कम हुई। कच्चे मांग कम होने से क्या होता है? प्राइस गिरता है। तो लेकिन ये लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं कि हम कच्चे तेल के उत्पादन को कम करेंगे। रूस के साथ मिलकर सारे उसने क्या किया है कि हम कच्चे तेल के उत्पादन को कम करेंगे। तो इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वियना ऑस्ट्रिया में है ओपेक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ने एक वार्षिक व्यापार सांख्यिकी आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक व्यापार में कितनी गिरावट की संभावना व्यक्त की गई है। इसके अनुसार वैश्विक व्यापार में 13 से 32% तक की गिरावट होगी। कोविड-19 जो महामारी है उसकी वजह से जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन ने जो एक रिपोर्ट जारी की है उसमें उसने बताया है कि 13 से 32% तक की गिरावट होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोविड-19 जीवन के साथ साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी लगातार बाधित कर रहा है। तो आज का ये सेशन आपका समाप्त होता है। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप स्टडिंग ऑन लर्निंग बुक।